आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसकी एप्लीकेशन और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट। इट इज़ स्टेटेड दैट if no external torque act on the system the total angular momentum of the system remains constant। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर एक्ट ना करे तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमारे पास L1 L2 सिस्टम के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का एंगुलर मोमेंटम, और अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड किया था कि मुख्तलिफ मैसेज का या मुख्तलिफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करके अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे तो हमारे पास ये जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। इसको अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, अगर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और वो एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 के साथ मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, इसी तरह अगर उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एंगुलर स्पीड चेंज करती जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसकी स्पीड को चेंज कर दूं, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस टू I2 एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। तो जो इसके अंदर हमारे पास चेंज आया है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आई ओमेगा के भी इक्वल है। अगर हम इस एग्जांपल को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आदमी है जिसने अपनी आर्म्स को एक्सटेंड किया हुआ है और उसने साथ डंबल पकड़े हुए हैं और वो एक रोटेटिंग टूल के ऊपर बैठ के, स्टूल के ऊपर बैठ के अपनी बॉडी को रोटेट कर रहा है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कहलाएगा I1 ओमेगा 1। अगर ये अपनी आर्म्स को क्लोज कर ले, अब इसका एंगुलर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास कंजर्व ही रहेगा। अगर इस केस की हम बात करें तो I2 विल बी डिक्रीजेस एंड ओमेगा 2 विल बी इंक्रीज, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस तरह हम राइट हैंड रूल के साथ डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, और ये हमेशा जो है इसकी डायरेक्शन वो फिक्स रहेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी बॉडी का तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना हो। एक्सटर्नल टॉर्क की ये क्वालिटी है कि वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज कर सकता है, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे पास चेंज होगा या एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट होगा तो फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। बुक के अंदर एक साइड पे एक क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है, पॉइंट ऑफ पॉन्डर। कहता व्हाई डज द कॉस्टिंग रोटेटिंग सिस्टम स्लो डाउन एज वाटर ड्रिप इनटू द बीकर। अच्छा, ये हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर वाटर जो है वो रोटेट कर रहा है। जिस तरह किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए या केमिकल को मिक्स करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, अगर हम इसके अंदर वाटर को ऐड करते जा रहे हैं तो कहता है उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड जो है वो कम क्यों हो जाती है। हम दोबारा इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। अगर हम उसका एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो डैट इज़ आई ओमेगा। जैसे ही हम उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो उसका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हमारे पास बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पार्टिकल के एस्पेक्ट से बात करें तो I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, मैस हमारे पास बढ़ जाएगा। जब मैस बढ़ेगा तो I की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। जैसे I की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेज
टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, डेली लाइफ के अंदर हमने बहुत दफ़ा इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। अ मैन डाइविंग फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। एक आदमी जो है वो डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाता है। अब सबसे पहले हम इस एग्जांपल से इसकी पोजीशन को देखेंगे और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ कंपेयर करेंगे। कहता व्हेन अ डाइवर लीव्स अ डाइविंग बोर्ड ही कर्ल्स हिज बॉडी बाय रोलिंग आर्म्स एंड लेग, his moment of inertia decreases and angular velocity increases। जैसे हमारे पास एक डाइवर जो है ये स्प्रिंग बोर्ड को लीव करेगा, जैसे ही अपनी बॉडी को, अपनी लेग्स और आर्म को क्लोज पोजीशन में लेके आएगा। अब इस केस में क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर हम इसके डिस्टेंस आर की बात करें तो वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा डेट इज़ आई, वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम तो हमारे पास इक्वल है आई ओमेगा के। जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ होगा हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी इस पोजीशन पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिक्रीज इन द क्लोज पोजीशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज। और जैसे ही वो पानी के अंदर छलांग लगाने लगेगा अपनी लेग्स और आर्म को फुली एक्सटेंड कर लेगा। जब ये इसको फुल एक्सटेंड करेगा तब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो बड़ी स्लाइटली जो है वो स्मूथली वाटर के अंदर डाइव कर लेगा। ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल थी। दूसरी है हमारे पास इसकी एग्जांपल स्पिनिंग आइस स्केटर। An ice skater folds his arm and bringing the stretched leg close to the other leg, his moment of inertia decreases and angular speed increases। एक आइस स्केटर जो है आइस के ऊपर जो है वो अपनी बॉडी को रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। जैसे ही वो अपनी लेग्स और आर्म को क्लोज पोजीशन में लेके आएगा, स्ट्रेच करेगा, जिस तरह ये पोजीशन हमारे पास गिवन है। अब इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेम हम उसी एग्जांपल जिस तरह लास्ट एग्जांपल के हमने डिस्कस किया था, सेम इसी तरह उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है डेट इज़ ओमेगा, ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। When he stretches his hand and leg outward, the moment of inertia increases and his angular velocity decreases। और इस केस में जब वो अपनी आर्म्स को एक्सटेंड करेगा तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि उसने अपना जो है वो अपनी लेग, अपनी आर्म्स को जो है वो एक्सटेंड कर दिया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेगा। आई ओमेगा जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास वही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस है, ये पहले भी हमने एग्जांपल को डिस्कस किया है। अ पर्सन होल्डिंग सम वेट इन हिज हैंड स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल। एक आदमी जो है वो टर्न टेबल के ऊपर बैठा है और उसके हाथ में कुछ वेट है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल विद हैवी मैस डंबल। एक आदमी जो है वो टर्न टेबल के ऊपर बैठा और उसने डंबल पकड़े हुए हैं। व्हेन ही ड्रॉ हिज हैंड इनवर्ड, अगर जब वो अपने हाथों को इनवर्ड जो है वो लेके आएगा इस पोजीशन में, हिज एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। इसी तरह जब वो अपनी आर्म्स को एक्सटेंड करेगा तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पर्सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फ्लाई व्हील की। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर, डेली लाइफ के अंदर। फ्लाई व्हील इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ हैवी व्हील विद एन एक्सल। अब इसके अंदर ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल का मतलब यानी कि ये रोटेट करता है। किसी भी सिस्टम का ये रोटेटरी पार्ट होगा। इस तरह की हमने डेली लाइफ के अंदर, मशीन्स के अंदर बड़ी दफ़ा ये व्हील जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। आगे इसकी मैं आपको एक डेली लाइफ की बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दूंगा।
It is used to store rotational energy, smooth out output fluctuation, and provide stability in the wide range of applications such as bicycle and other vehicles, industrial machinery, gyroscopes, ships and spacecraft. अब इसका काम क्या है? एक तो ये रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करेगा, और दूसरा जो सिस्टम के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं वायर रोटेटिंग, उनको ये स्मूथ करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बाइसिकल के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, व्हीकल के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। बड़ी दफ़ा हमने ये चीज़ देखी है कि एक ही व्हील के साथ कई चीज़ें जो है वो अटैच की जाती हैं, और ये बाज़ दफ़ा यही फ्लाई व्हील पूरी इंडस्ट्री को रन कर रहा होता है। पुराने ज़माने में जो स्टीम रेलवे इंजन आते थे, स्टीम ट्रेन जो चलती थी कोयले के ऊपर जो चलती थी, उसके जो टायर्स थे वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाए गए थे। यहाँ पे इसके साथ लॉन्ग आर्म्स जो हैं वो इसके टायर के साथ कनेक्ट की गई थी, और जो स्टीम प्रोड्यूस होती थी वो इन व्हील्स को रोटेट करवाती थी, और ट्रेन जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती थी। जायरोस्कोप्स के अंदर इसका यूज़ ये है कि ये कंटिन्यूसली उसको मोशन प्रोवाइड करता जाएगा, बड़ी देर तक इसको रोटेट करता जाएगा। शिप्स के अंदर उनकी स्टेबिलिटी के लिए, ताकि उनकी डायरेक्शन जो है वो आसानी से चेंज ना हो, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। स्पेस क्राफ्ट के अंदर ये नेविगेशन का भी काम करता है, उनकी स्टेबिलिटी का, उनको डायरेक्शन बताने का। फ्लाई व्हेन फ्लाई व्हील स्पिन इट्स एंगुलर मोमेंटम रेजिस्ट चेंज टू इट्स ओरिएंटेशन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। जब इसको स्पिन किया जाएगा, जब ये रोटेट कर रहा होगा, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये अपनी ओरिएंटेशन की चेंज को रेजिस्ट करेगा, यानी कि ये अपनी डायरेक्शन जो है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होने देगा, हम इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ यूजफुल इन सिस्टम डैट नीड प्रिसीजन कंट्रोल ओवर देयर ओरिएंटेशन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। और इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं प्रिसीजन कंट्रोल के अंदर, ताकि किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से हमारी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज ना हो। अगर हम उसकी बॉडी को रोटेट करवा दें, फिर भी हमारे पास इंटरनल सिस्टम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखे। एयरप्लेन्स के अंदर उसका लेवल मेंटेन करने के लिए, उसकी प्रिसीजन देखने के लिए, उसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। स्पेस शिप्स के अंदर, स्पेस क्राफ्ट के अंदर, शिप्स के अंदर, एरोप्लेन के अंदर इसका ये रोल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं डेली लाइफ के अंदर। वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल है, एक हमारे पास इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्विंग मशीन की, सिलाई मशीन की एक एग्जांपल है। ये जो हमारे पास व्हील लगा हुआ है, आमतौर पे इसको मोटर के साथ या हाथ के साथ जो है वो रोटेट किया जाता है, और इस व्हील के साथ जो है वो स्विंग मशीन के या सिलाई मशीन के सारे इंटरनल पार्ट वर्किंग में आ जाते हैं, और यही हमारे पास फ्लाई व्हील है। और मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर इसका सेम रोल होता है। इंजन के अंदर भी जो हमारे पास जब पिस्टन मूव करता है तो बेसिकली फ्लाई व्हील को ही रोटेट करवाया जाता है, जो बाकी इंजन के पार्ट को मैकेनिकल एनर्जी या टायर्स को मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। जनरेटर के अंदर भी इसी को रोटेट करवाया जाता है, और हमारे पास जो है वो शाफ्ट जो है वो रोटेट करती है, रूटर जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्लाई व्हील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारी लाइफ के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर रोल प्ले करता है। और यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की थी जायरोस्कोप। अब हम इसको डिस्कस करेंगे जायरोस्कोप है क्या। Gyroscope is a device which is used to maintain its orientation relative to the Earth's axis or resist change in its orientation. जायरोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और अपनी ओरिएंटेशन के अंदर जो भी चेंज होगी उसको रेजिस्ट करेगा, यानी कि इतनी आसानी से ये अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं होने देगा। अब जायरोस्कोप का ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब ये इसके अंदर जो रूटर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली अ फ्लाई व्हील, और 3-4 रिंग्स के साथ इसको जो है वो बनाया जाता है, बड़ी प्रिसीजन के साथ इसको जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब जब इसको रोटेट किया जाता है तो ये सारा सिस्टम जो है वो एक एक्सिस के गिर्द जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। हमारे पास इसके अंदर स्पाइन एक्सल भी है, जिम्बल, गायरोस्कोप फ्रेम, बेस। आमतौर के ऊपर इसको बेस के ऊपर प्लेस करके और इसको रोटेट किया जाता है। अब इसका फंक्शन हम देखते हैं। When gyroscope spin at a large angular speed, it gain large angular momentum. It is then difficult to change the orientation due to its large moment of inertia. जब हम इसको लार्ज एंगुलर
स्पीड के साथ इसको रोटेट करवाएंगे तो इसके पास लार्ज एंगुलर मोमेंटम होगा, तब इसकी स्पीड, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास इस एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है तो ये अपने एक्सिस को मेंटेन रखेगा, अपने एक्सिस को चेंज नहीं होने देगा। लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से ये अपने एक्सिस को चेंज नहीं होने देगा, इसको चेंज करना मुश्किल होगा। जिस एक्सिस के ऊपर हम इसको रिलीज करेंगे ये अपने एक्सिस को मेंटेन करेगा। अब आगे इस एग्जांपल, इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। अ चेंज इन ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड अ चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम। अगर हम इसकी ओरिएंटेशन को या इसके एक्सिस को चेंज करना चाहते हैं तो हमें इसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना पड़ेगा। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लार्ज एंगुलर मोमेंटम अ corresponding लार्ज टॉर्क इज रिक्वायर्ड। अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, लार्ज एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें लार्ज टॉर्क भी रिक्वायर्ड होगा। इवन इफ जायरोस्कोप इज टिल्टेड, स्टिल कीप लेविटेटेड विदाउट फॉलिंग। अगर हम इसको किसी टिल्ट पोजीशन में, अब ये जायरोस्कोप जो है वो इस एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो अब ये इसी तरह ही मूव करता रहेगा लेकिन नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। हैंस जायरोस्कोप कैन बी यूज टू मेंटेन ओरिएंटेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन को मेंटेन कर सकते हैं। इसका रिबोटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है। जो हम रिबोट देखते हैं उनकी स्टेबिलिटी के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। टू व्हील व्हीकल भी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। टू व्हील जो व्हीकल हैं वो भी इसी रूल के ऊपर काम करती हैं। बाइसिकल जो हम चलाते हैं डेली लाइफ के अंदर, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। जब बाइक चल रही होती है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मूवमेंट ऑफ टायर की वजह से हमारे पास आती है। तो जो टायर मूव कर रहा है, दिस इज़ बेसिकली अ फ्लाई व्हील, और वो भी हमारे पास एक इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क कर रहा होता है। वो अपनी चेंज इन मोशन को जो है वो रेजिस्ट करता है। चलती बाइक को गिराना मुश्किल है। अगर बाइक वैसे हमारे पास रेस्ट के ऊपर हो तो हम उसको स्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो मूव कर रही हो तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तब वो उस स्टेबल पोजीशन में आ जाती है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ जायरोस्कोप आर इन द गाइडेड सिस्टम ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन्स को गाइड करने के लिए या उनकी जो नेविगेशन सिस्टम है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सबमरीन्स के लिए एंड स्पेस व्हीकल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन स्पेस टू कीप स्टेडी कोर्स। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।